हेलो चैंपियंस, वेलकम टू विंग्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। रौनक राव दिस साइड और आज हम डिस्कस करेंगे अपना हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज थ्री ऑर्डर्स। राइट, कौन से हैं थ्री ऑर्डर्स और क्या सच में ये वही ऑर्डर है जो कोर्ट देता है या किन्हीं और थ्री ऑर्डर्स की यहाँ पर बात हो रही है। सो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, राइट, पूरा चैप्टर क्विकली 20 to 25 मिनट्स में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर थ्री ऑर्डर्स। एंड नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ये सभी नोट्स जो स्क्रीन पर मेंशन हो रहे हैं सेम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे विंग्स एकेडमी लर्न एंड फ्लाई हाई तो वहां पे भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। सो नो नीड टू वरी, जस्ट अभी समझने पर ध्यान देंगे। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो इन आर चैप्टर थ्री ऑर्डर्स हम पढ़ेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन द वेस्ट यूरोप बिटवीन 9th टू 16th सेंचुरी। 9th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक यूरोपियन सोसाइटी में, मेनली वेस्ट यूरोप में, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी ये कंट्रीज आते हैं, इस वाले एरिया में सोशो मीन सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए। दैट वी विल डिस्कस एक्सपेंशन ऑफ जर्मेनिक पीपल। पीपल ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी के लोग थे, दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, वो न्यू एरियाज में जाना स्टार्ट करा और उन्होंने बाकी एरियाज में सेटल होना स्टार्ट करा, लाइक इटली, स्पेन एंड फ्रांस। ये हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ जर्मेनिक पीपल। एंड देन डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर। 9th सेंचुरी आते आते जो हमारा रोमन एम्पायर था, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, वो डिक्लाइन हो चुका था, रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये है दैट क्रिश्चियनिटी सर्वाइव ऑल्दो रोमन एम्पायर डिक्लाइंड, बट क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन सर्वाइव्ड। और जैसे हमारे हिंदुइज्म में हमारा मेन इंस्टीट्यूट टेम्पल होता है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में जो मेन इंस्टीट्यूट होता है, जो मेन इंस्टीट्यूशन होता है, दैट इज चर्च। सो एज क्रिश्चियनिटी सर्वाइव्ड आफ्टर डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर, church became more powerful, church became more powerful and church had more land। चर्च के पास काफी ज्यादा लैंड एक्वायर हो चुकी थी चर्च की प्रॉपर्टी के अंदर, एंड मोर पावरफुल। ये एक इंडिविजुअल चर्च की बात नहीं हो रही बेटा, पूरी कंट्री में, इस पूरे एरिया में, इटली, फ्रांस और जर्मनी के पूरी टेरिटरी में ऑलमोस्ट सभी चर्च की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेन चर्च है जो कहाँ पे, इटली, रोम में है। ओके, सो रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ बट क्रिश्चियनिटी सर्वाइव कर गया, सो मींस अब सोसाइटी को डोमिनेट कौन करेगा, चर्च। और इसीलिए इस एज को बोला जाता है एज ऑफ रिलीजन, इसको बोला जाता है एज ऑफ रिलीजन। राइट, सो चर्च ने कैसे डिसाइड किया सोसाइटी में क्या चीजें कैसे होंगी, वो हम इसमें फोकस करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर, जो इसकी हेडिंग है दैट इज थ्री ऑर्डर्स। थ्री ऑर्डर्स बेसिकली रेफर टू थ्री सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उस टाइम पे 9th से 15th सेंचुरी तक यूरोपियन सोसाइटी मेनली तीन सेक्शंस में डिवाइड हो रखी थी और इन तीन सेक्शंस को हम थ्री ऑर्डर्स बोलते थे। दीज थ्री ऑर्डर्स वर प्रीस्ट, क्लर्जी, बेसिकली रिलेटेड विद द चर्च। उसके बाद आता था सेकंड क्लास, दैट इज सेकंड ऑर्डर, दैट इज लैंड ओनिंग नोबल्स, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी उनको बोला जाता था नोबल्स। जो रिच पीजेंट होते थे या फिर जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, दोज पीपल वर नोन एज नोबल्स। और लास्ट में आते थे हमारे पीजेंट्स। ये हायरार्की याद रखनी है, देखो ठीक है, सबसे ऊपर क्लर्जी, प्रीस्ट, ठीक है, जो रिलीजन से रिलेटेड काम करेंगे। देन लैंड ओनिंग नोबल्स, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा लैंड होगी, रिच क्लास, और इन्हीं में से कुछ लोग किंग बनेंगे। एंड देन पीजेंट्स, पीजेंट मीन्स जो फार्मर, जो एग्रीकल्चर करेंगे, मेनली फार्मर्स जो एग्रीकल्चर करेंगे। राइट, नाउ सोर्सेज, हमें इस थ्री ऑर्डर, ये जो थ्री ऑर्डर थे, या हमें 9th से लेकर 11th सेंचुरी के बारे में किन सोर्सेज से पता चलता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, किंग के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनसे, चर्च रिकॉर्ड, चर्च ने कुछ अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द चर्च। देन फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन मींस जो उस टाइम पे चर्च की वॉल पर या फिर स्टोन्स के ऊपर जो चीजें लिखी गई हैं, लाइक दीवार को काट के जैसे पेंटिंग की जाती थी, वैसे जब दीवार को काट कर या किसी हार्ड सरफेस या स्टोन को काट कर लिखा जाता है, इट इज टर्म्ड एज इंस्क्रिप्शन। देन सॉन्ग्स, जो सॉन्ग्स कंपोज किए गए। एंड देन स्टोरीज, जो स्टोरीज लोगों ने एक दूसरे को नरेट करी, राइट, विच एक्सपेंडेड और विच ट्रेवल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ 9 to 16 सेंचुरी टिल नाउ।
कि उस टाइम पे ऐसा होता था, ऐसे होता था, जो कहानी बनाई जाती है, जैसे हमारी पंचतंत्र और जटाका की स्टोरी है वैसी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिससे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। मूविंग अहेड, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज फ्यूडलिज्म। तो क्या था फ्यूडलिज्म? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन मिल जाएगा। फ्यूड इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स लैंड। फ्यूडलिज्म में जो मेन वर्ड है फ्यूड इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है लैंड। सो इट मीन्स फ्यूडलिज्म भी किससे रिलेटेड होगा? कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी जो लैंड से रिलेटेड होगी। ओके, सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड द पीजेंट। एक ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का रिलेशनशिप, एक ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो किसके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट है? बिटवीन लॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स। बेटा लॉर्ड्स कोई और नहीं है, नोबल्स को ही लॉर्ड बोला जाता है, राइट। जैसे अगर हायरार्की में ऊपर नोबल्स आते हैं, नोबल्स के नीचे पीजेंट आते हैं, ठीक है। तो पीजेंट आउट ऑफ रिस्पेक्ट देते हुए नोबल्स को लॉर्ड्स बोला करते थे, राइट। सो फ्यूडलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा एग्रीमेंट है इन विच पीजेंट वर्क इन द एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ लॉर्ड। पीजेंट अपनी फील्ड में, अपने एग्रीकल्चरल की फील्ड में काम करने के साथ साथ किसके वहां पे सर्विस प्रोवाइड करेगा? लॉर्ड की फील्ड में, लॉर्ड की एग्रीकल्चरल फील्ड में भी काम करेगा, और बदले में लॉर्ड उसको पैसा ना देके क्या देगा? मिलिट्री प्रोटेक्शन। लॉर्ड उसे बोलेगा पीजेंट को कि पीजेंट आप मेरी फील्ड में काम करो, एंड इन रिटर्न मैं आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, इसका ध्यान मैं रखूंगा, आपको प्रोटेक्शन दूंगा। इट मीन्स जो लॉर्ड है वो पीजेंट को कोई भी पैसा या कोई वेज नहीं दे रहा है। यही इस फ्यूडलिज्म की यूनिक बात है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट एंड लॉर्ड अंडर विच पीजेंट यूज टू वर्क इन द लॉर्ड्स फील्ड एंड इन रिटर्न लॉर्ड प्रोवाइड मिलिट्री प्रोटेक्शन। समझ आया बच्चा पार्टी? चैंपियंस, समझ आया? सो इस यूनिक रिलेशनशिप को ही हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म, राइट। सो इसका ध्यान रखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट एंड लॉर्ड इज नोन एज फ्यूडलिज्म, जिसमें पीजेंट काम करेगा और लॉर्ड प्रोटेक्शन, मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो हम कह सकते हैं दैट लॉर्ड्स कंट्रोल्ड द पीजेंट्स, दैट लॉर्ड्स वर कंट्रोल्ड बाय द पीजेंट्स। लॉर्ड्स किनको कंट्रोल करते थे? मोस्टली पीजेंट्स को कंट्रोल करते थे। नाउ मूविंग अहेड, अब एक आपके चैप्टर में डिस्क्रिप्शन है, दैट इज अ गोल प्रोविंस। गोल प्रोविंस मीन्स एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसी लैंड जिसको पहले गोल नाम से जाना जाता था, विच वॉज रेफर्ड एज गोल, एंड प्रेजेंट डेट इज फ्रांस। आज के टाइम पे जो फ्रांस कंट्री है, इट वॉज नोन एज गोल प्रोविंस। 9th 10th सेंचुरी में इसको गोल प्रोविंस बोला जाता था। देन हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा दैट जर्मन पीपल स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। जो जर्मन ट्राइब है, जर्मनी के लोग हैं, उन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया और वो न्यू कंट्रीज में एस्टेब्लिश हो गए। सो इन्हीं जर्मन लोगों में से एक ट्राइब था विच वॉज नेम्ड एज फ्रैंक्स। द फ्रैंक्स नाम का एक ट्राइब था। जैसे मंगोलियन एक ट्राइब है, इंडिया में संथल एक ट्राइब है, ऐसे ही जर्मनी का एक ट्राइब था फ्रैंक्स। एंड दीज फ्रैंक्स पीपल सेटअप और स्टार्टेड लिविंग इन द फ्रांस। गोल प्रोविंस में इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, और कुछ टाइम वहां पे रहने के बाद दे गेव देयर नेम टू द प्रोविंस। मींस जो फ्रैंक्स थे, जर्मेनिक ट्राइब था, उसने अपना नाम दे दिया किसको? गोल प्रोविंस को, और गोल प्रोविंस का नेम चेंज करके क्या कर दिया? फ्रैंक्स। देखो सिमिलर साउंड कर रहा है ना, फ्रैंक्स और फ्रांस। सो फ्रैंक्स ने गोल प्रोविंस को अपना नाम दे दिया और प्रेजेंट डे उसे बोला जाता है फ्रांस। और फ्रैंक्स कहाँ के थे? मेनली देवर फ्रॉम जर्मनी, राइट। नाउ इन दिस फ्रांस मेन रिलीजन वॉज क्रिश्चियनिटी। हमने डिस्कस किया था कि रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद रिलीजन बच गया, दैट इज क्रिश्चियनिटी। एंड क्रिश्चियनिटी बचा हुआ, इट मींस कौन डोमिनेट करेगा? चर्च विल डोमिनेट, चर्च विल डोमिनेट द एंटायर सोसाइटी, राइट। मूविंग अहेड, then the three orders. So these three orders were decided by the church. चर्च सबसे ज्यादा पावरफुल था। सो थ्री ऑर्डर्स भी डिसाइड किसने करे थे कि कौन कौन से होंगे? चर्च। सो सबसे ऊपर चर्च ने अपने आप को रखा, दैट इज क्लर्जी, प्रीस्ट को रखा। सेकंड नंबर पर नोबल्स को रखा, नोबिलिटी, और थर्ड पोजीशन पे रखा पीजेंट को। एंड दीज थ्री ऑर्डर्स वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो थ्री ऑर्डर्स बनाए हुए थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट, किसके बेसिस पे बने हुए थे? ऑन बेसिस ऑफ वर्क। देखो ऑन बेसिस ऑफ वर्क कैसे बने हुए थे। चर्च मींस रिलीजन से रिलेटेड, और जो रिलीजन से रिलेटेड काम करेंगे वो होंगे क्लर्जी या फादर या पोप या बाइशप, और वो सबसे ऊपर होंगे सोसाइटी में। देन दूसरे नंबर पे आएगी नोबिलिटी।
जिसमें से किंग्स बनेंगे या फिर वो लोग जो लैंड और रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, सबसे ज्यादा लैंड इनके पास होगी और सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे। आज के टाइम पे आप रिच क्लास या ब्यूरोक्रेट्स बोल सकते हो। और थर्ड नंबर पर आएंगे हमारे पीजेंट्स, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जिनको आप कॉमन पॉपुलेशन बोल सकते हो। सो दीज वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वर्क के बेसिस पे डिसाइडेड था। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू, नोट्स बनाने के पीछे कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। टेलीग्राम डाउनलोड करना, टेलीग्राम पे सर्च करना विंग्स एकेडमी लर्न एंड फ्लाई हाई, या नीचे वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे आपको पूरी पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी रिवाइज करने के लिए। सो नो नीड टू वरी। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज आर सेकंड, फर्स्ट नहीं कलर जी से स्टार्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द आर सेकंड order, that is nobility. Let's choose another color, that is this one. Let's try this one. Okay, nobility. Now second order was our nobility. So nobility हमने क्या डिस्कस करा, वो order था, वो सेक्शन था सोसाइटी का विच कंट्रोल्ड लैंड, और ये लैंड कंट्रोल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन वेसलेज सिस्टम। किस सिस्टम पे बेस्ड था, वेसलेज सिस्टम पे। अब वेसलेज सिस्टम देखो क्या होता था, किंग, किंग के नीचे नोबल और नोबल के नीचे पीजेंट। So peasant was a vassal of noble and noble was a vassal of king, right? So जो peasant थे वो noble का vassal थे, और जो vassal थे वो king के vassal थे। So basically आप बोल सकते हो that is subordinate, it means subordinate। peasant noble के subordinate थे और जो noble थे वो king के subordinate थे, right? So that is this entire system is known as vassalage system, सिस्टम बाउंड बाय लॉयलिटी सर्विस टू द सीनियर। पीजेंट सर्विस देता था और लॉयलिटी करता था फॉर द नोबल, एंड सिमिलरली नोबल वाज लॉयल टू द किंग। ये जो लॉयलिटी का सिस्टम था और जो सर्विस का सिस्टम था, दैट आई विल सर्व यू एज माय सीनियर, इज नोन एज सिस्टम ऑफ वैसलेज। दिस सिस्टम वाज नोन एज वैसलेज सिस्टम, दैट इज सिस्टम बाउंड बाय लॉयलिटी सर्विस टू द सीनियर, राइट। सो peasant was vassal of noble and noble was vassal of king. Now moving ahead, I hope समझ आ गया होगा सभी को, right? Now noble, that is lord. Noble और lord was so much powerful, so he used to head his personal army. वो अपनी खुद की पर्सनल आर्मी रखता था। His own justice court, डिसीजन लेने के लिए, जस्टिस करने के लिए खुद के कोर्ट्स एस्टेब्लिश करता था और पीजेंट्स को कंट्रोल करता था, ठीक है। नाउ व्हाट पीजेंट यूज टू डू, जो हमने फ्यूडलिज्म में पढ़ा, दे यूज टू वर्क फॉर लॉर्ड। जो पीजेंट्स होते थे वो लॉर्ड के लिए काम करते थे, उसके लिए कल्टीवेशन करते थे और उसके लिए फुट सोल्जर्स का भी काम करते थे। लाइक उसके एग्रीकल्चरल फील्ड में कल्टीवेशन भी करेंगे और साथ साथ अगर कभी जरूरत होगी तो फुट सोल्जर्स का वर्क भी वो करेंगे। मतलब दे वर नॉट हाईली ट्रेंड, बट यस उनको थोड़ा बेसिक मिनिमम चीजें सिखाई जाती थी कि अगर लड़ाई होती है किसी और लॉर्ड के साथ तो आपको ही, पीजेंट को ही लॉर्ड के लिए फुट सोल्जर का काम करना है। ओके, सो वी कैन से दैट नोबल या लॉर्ड जो क्लास थी, इट कंट्रोल्ड मैनी विलेजेस। नोबल कंट्रोल्ड मैनी विलेजेस। इवन एविडेंसेस मिलते हैं कि एक लॉर्ड होता था, जो एक नोबल होता था, ही इवन यूज टू कंट्रोल 400 विलेजेस। 400 विलेजेस को एक अकेला लॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता था, ठीक है। और द हाउस और द एस्टेट जहां पे लॉर्ड रहा करता था, हाउस ऑफ लॉर्ड और कैसल जिसको आप बोल सकते हो, इट वाज नोन एज मैनोर। जो लॉर्ड का रहने की जगह होती थी, जो उसका घर होता था, मेनली इट वाज अ वेरी लार्ज एरिया। आज के टाइम में हमारे जितने छोटे घर होते हैं इतना नहीं, बहुत बड़ा पूरा महल जिसमें ना जाने कितनी सारी फैमिलीज एक साथ रह सकती थी। दैट एरिया विच वाज हुज हेड वाज लॉर्ड, जिसका हेड कौन होता था, लॉर्ड होता था, इट वाज नोन एज मैनोर। एंड बोथ मेल प्लस फीमेल वर्कड फॉर द लॉर्ड। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बोथ मेल पीजेंट एज वेल एज फीमेल पीजेंट्स यूज टू वर्क फॉर द लॉर्ड। वो लॉर्ड की एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करेंगे, उसकी वाइन यार्ड में जहाँ पे वाइन बनाई जाएगी वहां पे काम करेंगे, ग्रेप्स के जो यार्ड होंगे वहां पर काम करेंगे, बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद हम एक और सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज नाइट्स। ओके, नाइट्स को हम कोरिलेट करेंगे पहले, वेट, पहले नोबल्स यूज कर रहे थे सिर्फ फुट सोल्जर्स को, राइट। पहले नोबल्स यूज कर रहे थे फुट सोल्जर्स को जो पीजेंट का काम करते थे। बट नाउ नोबल्स को रियलाइज हुआ कि हमें ज्यादा अच्छे से वॉर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो दे स्टार्टेड हायरिंग प्रोफिशिएंट फाइटर्स। उन्होंने प्रोफिशिएंट फाइटर्स को अपनी आर्मी में लड़ाने
लड़ने के लिए इंक्लूड करा, एंड दोज वर नोन एज नाइट्स। सो वॉर्स इंक्रीज्ड इन यूरोप इन 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के बाद वॉर्स इंक्रीज हो गए। लॉर्ड्स नीडेड गुड प्लस ट्रेंड सोल्जर्स। सो लॉर्ड्स को किन की जरूरत थी? गुड एंड ट्रेंड सोल्जर्स की जरूरत थी, क्योंकि सिर्फ फुट सोल्जर से काम नहीं चल पा रहा था। ओके, सो नाउ व्हाट नाइट्स डिड, सॉरी नाउ व्हाट लॉर्ड्स डिड, लॉर्ड्स स्टार्टेड अपॉइंटिंग नाइट्स। लॉर्ड्स ने नाइट्स को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। और नाइट्स कौन थे? गुड कैवेलरी हु यूज्ड टू फाइट ऑन हॉर्सेस। बेटा कैवेलरी उस फौज को बोलते हैं, उस यूनिट को बोलते हैं जो हॉर्स के ऊपर फाइट करती है, राइट। सो नाइट्स वर द गुड हॉर्स राइडर्स, दे वर गुड कैवेलरी, सो दे यूज्ड टू फाइट ऑन हॉर्सेस रिक्वायर्ड बाय द लॉर्ड्स। जब भी लॉर्ड को जरूरत होती थी, सो नाइट्स आते थे उनकी हेल्प करने, एंड दे यूज्ड टू फाइट ऑन हॉर्सेस विद द एनिमी। ठीक है, सो नाइट्स फॉट फॉर द लॉर्ड्स, इन रिटर्न दे गोट लैंड। अब नाइट्स अगर काम कर रहे हैं लॉर्ड के लिए, तो लॉर्ड बदले में उनको कुछ देगा ना। सो लॉर्ड उनको बदले में रिवॉर्ड की तरह क्या देता था? लैंड, लैंड गिफ्ट करता था, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंड किसके पास होती थी? लॉर्ड के पास होती थी, नोबल के पास होती थी। तो लैंड, कुछ लैंड किसको दे देता था लॉर्ड? टू द नाइट, और उस लैंड को बोला जाता था फीफ। ऐसे समझो, लॉर्ड ने जो लैंड नाइट को गिफ्ट करी है, बिकॉज उसने लॉर्ड के लिए काम करा है, लड़ाई करी है, सो उस लैंड को बोला जाएगा फीफ। और उस लैंड के साथ साथ हाउसेज, पर्सनल चर्च और वाइन प्रेसेस भी दे दी जाती थी। अगर काफी अच्छा फंक्शन करता था नाइट अपने लोगों के साथ, तो लॉर्ड खुश होकर कभी कभी हाउस, चर्च और वाइन प्रेस भी गिफ्ट कर दिया करता था टू द नाइट, राइट। नाइट्स में सर्व मोर देन वन लॉर्ड, बट हाँ एक नाइट हो सकता है काफी लॉर्ड को एक साथ सर्व करता हो, राइट, कि इसके लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए भी काम कर रहा है, और इस लॉर्ड के लिए भी काम कर रहा है। बट एक जो लॉर्ड होगा वो उस नाइट का हेड होगा, जहां पे वो नाइट रह रहा होगा, राइट। सो यू शुड रिमेंबर दिस, दैट नाइट यूज टू वर्क फॉर डिफरेंट लॉर्ड्स, की एक से ज्यादा लॉर्ड के लिए भी नाइट्स काम करते थे। इट वॉज अ कॉमन टेंडेंसी, इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। और जो बदले में उनको लैंड मिलती थी, इट वॉज नोन एज फीफ, दैट लैंड वॉज नोन एज फीफ। ये थोड़ा कलर दिखाई नहीं दे रहा है ना, वेट, लेट्स स्विच टू अनदर कलर। बहुत कलर है हमारे पास, बहुत सारी वेराइटीज है, नो नीड टू वरी। यस, आओ अब देखते हैं। ओके, सो नाइट्स, नाइट्स में सर्व मोर देन वन लोड, बट वन इज मेन, जो एक लोड होगा वो मेन होगा, राइट, जिसको परमानेंटली सर्व करेंगे। देन नाइट्स फाइट फॉर लॉर्ड, गेट लैंड इन रिटर्न। नाइट्स लॉर्ड के लिए फाइट करते थे, बदले में लैंड मिलती थी। पीजेंट वर्क इन दैट लैंड, और उस लैंड में काम कौन करेगा अब नाइट के लिए? लैंड में काम पीजेंट ही करेंगे। पीजेंट सब पहले लॉर्ड के लिए भी काम कर रहे थे, अब वो नाइट के लिए भी काम करेंगे, और उससे जो प्रोडक्शन होगा उसमें से कुछ नाइट पे सम फीस टू द लॉर्ड। वो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से कुछ अमाउंट आएगा, उसमें से नाइट कुछ टैक्स देगा टू द लॉर्ड, ठीक है। एंड नाइट्स ना अपनी खुद की फील्ड में काम नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे प्रैक्टिस रेगुलरली। उनका काम क्या है? लड़ाई करना। जैसे सोल्जर्स, हमारी आर्मी का काम क्या होता है? लड़ाई करना। सो दे रेगुलरली प्रैक्टिस, वो फाइटिंग की प्रैक्टिस करते रहते थे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉर्ड्स एंड नाइट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर पे बात करेंगे जो सोसाइटी को डोमिनेट करता था, दैट ऑर्डर वॉज क्लर्जी, राइट। क्लर्जी मीन्स प्रीस्ट। जैसे हमारे इंडिया में पंडित होते हैं, ऐसे ही क्लर्जी बोला जाता है जो प्रीस्ट का काम करते हैं, फादर का, पोप का या बाइशप का काम करते हैं चर्च में। उस पूरे सेक्शन को हम क्लर्जी सेक्शन बोलते हैं, ओके। एट दैट टाइम कैथोलिक चर्च वॉज देयर, बहुत डोमिनेंट था कैथोलिक चर्च, राइट। देन हैड इट्स ओन लैंड, चर्च के पास अपनी खुद की लैंड होती थी जो उसे किंग से मिली होती थी। किंग खुश होकर, लाइक हमारे राजा महाराजा मंदिरों में दान दक्षिणा देते थे, सिमिलरली इन यूरोपियन सोसाइटी एज वेल किंग यूज टू डोनेट लैंड टू द चर्च, प्लस चर्च इम्पोज टैक्सेस। चर्च के पास भी राइट होते थे कि वो लोगों के ऊपर, पीजेंट के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकता है। जो कैथोलिक चर्च के हेड थे, ही वॉज पोप, और एक कैथोलिक चर्च कहाँ पे था? रोम में, और अभी भी कहाँ पे है? रोम। और रोम किसकी कैपिटल है? रोम इज कैपिटल ऑफ इटली, राइट। एक मेन चर्च होता था और उसके नीचे काफी सारे लोकल चर्च होते थे लोकेलिटी वाइज। जैसे हमारा एक मेन मंदिर है, मान लो अगर हमारा मेन मंदिर केदारनाथ बद्रीनाथ में है, सो उसके अलावा भी तो हमारी लोकल एरियाज में काफी छोटे छोटे मंदिर है ना। सो सेम वॉज विद द चर्च। जो मेन कैथोलिक चर्च था वो इटली में था, रोम में, जिसके हेड पोप होते थे, और काफी सारे लोकल चर्च होते थे जिनके हेड बाइशप या फादर बोला जाता था उनको, ठीक है, उनको बाइशप या फादर बोला जाता था।
Okay, so this was the hierarchy. Now there was one section in the society which were known as serfs. बेटा दो टाइप के पीजेंट होते थे, याद रखना, दो टाइप के पीजेंट होते थे, एक होते थे फ्री पीजेंट और एक होते थे सर्फ्स। जो फ्री पीजेंट होते थे वो सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड में काम करते थे, अपनी भी और नोबल की भी। लेकिन जो सर्व्स होते थे ये बिल्कुल स्लेव्स होते थे, सर्व्स वर स्लेव्स। इनके पास कोई फ्रीडम नहीं होती थी, इनके सारे डिसीजन लॉर्ड लेगा, नोबल लेगा, और ये पूरी लाइफ मोस्टली नोबल के नीचे ही काम करते थे, इनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं थी। अब जो चर्च में जो चर्च के हेड बनते हैं उसमें से सर्फ्स फिजिकली चैलेंज, जो फिजिकली फिट नहीं है, और वीमेन कभी भी चर्च में का हेड नहीं बन सकते थे, ना वो पोप बन सकते थे ना फादर बन सकते थे, राइट। सो कैन नॉट बिकम प्रीस्ट, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी। उनको फर्स्ट ऑर्डर का पार्ट बनने का कोई राइट नहीं था, किनको, सर्फ्स को, फिजिकली चैलेंज्ड को और विमेन को। देन वर्क, वर्क क्या था, व्हाट वाज द वर्क ऑफ क्लर्जी, क्लर्जी का काम क्या था, रिलीजियस टास्क, रिलीजन से रिलेटेड सारे काम करना, प्लस फॉर्मल कस्टम्स, फॉर्मल जो भी ट्रेडिशंस होते थे, मीटिंग्स होती थी, कस्टम मतलब रिलीजन से रिलेटेड, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती थी, दीज वर परफॉर्म्ड बाय क्लर्जी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। नाउ मैंने आपको ऊपर बताया था दैट क्लर्जी पीजेंट के ऊपर टैक्स इंपोज करते थे, क्लर्जी पीजेंट्स के ऊपर टैक्स इंपोज करते थे। सो 1/10 प्रोडक्शन ऑफ पीजेंट टू द चर्च इज नोन एज टिथ। मान लो आप पीजेंट हो और आपके पास 10 बोरी गेहूं हुआ है, कितना हुआ है, 10 बोरी। सो इस 10 बोरी में से एक बोरी आपको एज अ टैक्स किसको देना पड़ेगा, चर्च को देना पड़ेगा, और दिस टैक्स गिवन बाय द पीजेंट टू द चर्च इज नोन एज टिथ। उस टैक्स को हम क्या बोलते थे, टिथ बोलते थे। यू शुड रिमेंबर दिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मेनली किसका डोमिनेंस था, क्लर्जी वाज डोमिनेटिंग द एंटायर सोसाइटी। उसके बाद हमें एक नया सेक्शन देखने को मिलता है, दैट इज मॉन्क्स। मॉन्क्स वो लोग थे जिनको सोसाइटी में लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। जैसे जो फादर्स होते थे, पोप बाइशप होते थे, जो चर्च के हेड होते थे, वो लोगों के साथ ही रहते थे। बट मॉन्क्स ने डिसाइड करा कि अगर हमें भगवान को अटेन करना है तो हमें अलग से आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करनी पड़ेगी, मतलब मेन सोसाइटी से अलग रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे और मेडिटेशन करेंगे। सो इस सेक्शन को बोला गया मॉन्क्स। सो हाईली रिलीजियस पीपल जो रिलीजन को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, डिसाइडेड टू लिव आइसोलेटेड। क्या डिसाइड किया उन्होंने, हम आइसोलेशन में रहेंगे, मेन सोसाइटी से अलग रहेंगे। एंड दे लिव्ड इन कम्युनिटीज, ग्रुप्स, और वो भी कम्युनिटीज में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, मतलब 20, 25, 30 या 40 मॉन्क्स की एक कम्युनिटीज, और उन ग्रुप्स को बोला जाता था एबेज या फिर मोनेस्ट्रीज। सो ग्रुप ऑफ मॉन्क्स और कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स वाज नोन एज एबेज और मोनेस्ट्रीज। ठीक है, इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोनेस्ट्री क्या था, मॉन्क्स के ग्रुप को, मॉन्क्स की कम्युनिटी को हम मोनेस्ट्री बोलते हैं। देन वर्क बाय द मॉन्क्स, मॉन्क्स क्या काम करते थे, दे यूज्ड टू डू प्रेयर, स्टडी, मैनुअल लेबर एंड फार्मिंग। ये सब प्रेयर करते थे, भगवान, दे यूज टू वर्शिप, देन दे यूज टू स्टडी, सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड चीजें पढ़ते थे। देन मैनुअल लेबर, अपना काम खुद करते थे, अपने खुद के लिए खाना मांग के लेकर आना खाना, और कभी कभी थोड़ी बहुत फार्मिंग भी करते थे, राइट। ऊपर हमने डिस्कस किया कि चर्च का पार्ट, क्लर्जी का पार्ट विमेन नहीं बन सकती थी, क्लर्जी का पार्ट विमेन नहीं बन सकती थी, लेकिन मॉन्क मेन भी बन सकते थे और विमेन भी बन सकती थी। जो मॉन्क ग्रुप था उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि विमेन नहीं बन सकते, मेन भी मॉन्क बन सकती थी और विमेन भी मॉन्क बन सकती थी, लेकिन मोस्टली इनकी कम्युनिटीज अलग होती थी, सेपरेट होती थी। मेन की कम्युनिटी में सिर्फ मेन होंगे, फीमेल की कम्युनिटी में सिर्फ फीमेल होंगी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे दोनों साथ में भी रहते थे, राइट। सो मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज वर द लार्ज कम्युनिटीज ऑफ मॉन्क्स। देन ये हम मोनेस्ट्रीज के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं कि मोनेस्ट्रीज क्या था और मोनेस्ट्रीज का क्या फंक्शन था, अच्छे से पढ़ना। मोनेस्ट्रीज, लार्ज कम्युनिटीज ऑफ मॉन्क्स वर नोन एज मोनेस्ट्रीज, contributed to the development of art and music। मॉन्क्स भगवान से रिलेटेड आर्ट्स एंड म्यूजिक को डेवलप करने में मॉन्क्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे हमारे यहाँ पे साधु सन्यासी होते हैं, वो भजन कीर्तन कर रहे होते हैं ना, सिमिलरली मॉन्क्स contributed to development of arts and music, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मॉन्क्स ट्रेवल करते रहते थे टू स्प्रेड देयर रिलीजन, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए मॉन्क्स यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे लिव ऑन चैरिटी, मतलब भिक्षा मांग के, दान दक्षिणा मांग के, उसके बेसिस पे वो सर्वाइव करते थे। लाइक कुछ भी पैसा, जगह, घर, लैंड एक्यूमुलेट नहीं करते थे, दे यूज्ड टू सर्वाइव ऑन चैरिटी,
कम्युनिटी के लिए, मोंग कम्युनिटी के लिए उनके पास अपने खुद के सेपरेट स्कूल, चर्च और हॉस्पिटल होते थे। एंड लेटर दीज थिंग्स, जैसे जैसे उनके पास ये चीजें एक्यूमुलेट होने लगी, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देम, लोगों ने उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि आप मोंक हो, आपने बोला था आपको सोसाइटी के साथ नहीं रहना, आपको लैंड नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बट आप स्कूल, चर्च और ये सारी चीजें एक्यूमुलेट कर रहे हो। सो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना दैट क्रिश्चियन सेलिब्रेट बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम जीसस क्राइस्ट का बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 25 दिसंबर, दैट इज क्रिसमस, जिस दिन आप लोग छुट्टी मनाते हो। और एक ईस्टर भी होता है जिस दिन जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, मींस जिस दिन उनको बोला जाता है ना सूली पे चढ़ाया गया था। सो दैट इज डे ऑफ ईस्टर, जिस दिन जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था दैट इज ईस्टर। और उनके बर्थ डेट जो होती है दैट इज 25 दिसंबर। मैंने आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन आपने पढ़ी होगी तो देखा होगा दैट इज BC to 0, that is before Christ to 0, Jesus Christ का birth and then Anno Domini, right? Now moving ahead, I hope समझ आया होगा। Now moving on to the third order, that is peasant, जो सबसे नीचे आता है हायरार्की में हमारा third order, that is peasants. Peasants were the cultivators, cultivators होते थे। और मैंने आपको ऊपर बताया दो टाइप के peasant होते थे, free peasants and serfs। फ्री पीजेंट मींस जो एग्रीकल्चरल लैंड में काम करते थे, अपनी में भी काम करते थे और फिर लोड की फील्ड में भी काम करते थे अंडर फ्यूडलिज्म। लेकिन सर्फ जो होते थे वो सिर्फ लोड के लिए काम करते थे, लोड उनको रहने के लिए जगह देगा, उनकी शादी डिसाइड करेगा, वो क्या करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वर डिसाइडेड बाय द लोड्स। सो बेसिकली आप इनको स्लेव्स भी बोल सकते हो। सो पीजेंट दो टाइप के थे, एक फ्री पीजेंट और दूसरे थे सर्फ्स जो बिल्कुल भी फ्री नहीं थे। नाउ फ्री पीजेंट्स वर्कड इन ओन फील्ड्स, फ्री पीजेंट्स अपनी खुद की काम में काम, अपनी खुद की फील्ड में काम करते थे। सर्व्ड इन आर्मी, आर्मी में भी उनको सर्व करना पड़ता था। हमने ऊपर डिस्कस किया ना दैट पीजेंट यूज्ड टू वर्क एज फुट सोल्जर, नाइट्स के आने से पहले पीजेंट्स फुट सोल्जर का काम करते थे लोड के लिए। दे यूज टू वर्क 40 डेज इन अ ईयर, एक साल में 40 दिन उन्हें लोड की आर्मी में काम करना ही पड़ता था। वर्क इन लोड्स फील्ड, लोड की फील्ड में कल्टीवेशन करना पड़ता था। एंड दे यूज टू प्रोवाइड लेबर सर्विस फॉर द लोड, लेबर का काम करते थे, मतलब जैसे लेबर कट एक्टिविटीज होती है ना, उसके घर की साफ सफाई करना, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ और ये सारी चीजें, बर्तन साफ, ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स वर परफॉर्म्ड बाय द फ्री पीजेंट फॉर द लोड। मतलब लोड जो काम बोलता था वो पीजेंट को करना पड़ता था। मतलब कुछ मीनियल टास्क भी हो जाते थे बट दे यूज टू परफॉर्म, बट स्टिल दे वर फ्री, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की लैंड थी। नाउ जैसे हमने टिथ ऊपर एक टैक्स पढ़ा है, सिमिलरली देयर वाज अनदर टैक्स व्हिच वाज नोन एज टेल, डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द किंग। किंग डायरेक्टली एक टैक्स इंपोज करता था किसके ऊपर, पीजेंट के ऊपर। वाओ कितनी अच्छी ड्राइंग बन गई है ना। पीजेंट के ऊपर किंग एक डायरेक्टली टैक्स इंपोज करता था, दैट टैक्स वाज नोन एज टेल। और ये टैक्स क्लर्जी और नोबल्स के ऊपर इंप्लाई नहीं होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो टैक्स था ये किसके ऊपर इंपोज नहीं होता था, दिस वाज नॉट इंपोज्ड ऑन क्लर्जी एंड टेल। जो टैक्स था जो किंग ने लगाया, किसने लगाया, किंग ने लगाया, किसके ऊपर लगाए, पीजेंट के ऊपर लगाए। लेकिन ये टैक्स क्लर्जी और नोबल्स के ऊपर, माने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के ऊपर नहीं। अहेड दैट इज सर्फ्स, सर्फ्स ओनली वर्कड इन लोड्स फील्ड, सर्फ्स के पास अपनी खुद की कोई लैंड नहीं होती थी, सो लोड की फील्ड में काम करते थे। गोट नो वेज, कुछ भी वेज नहीं मिलता था, बस खाने के लिए थोड़ी बहुत चीजें मिल जाती थी। एंड कैन नॉट लीव एस्टेट, और लोड की एस्टेट को, लोड के मैनोर को छोड़ के वो नहीं जा सकते थे। देयर मैरिज डिसाइडेड बाय द लोड, उनकी मैरिज को भी डिसाइड कौन करता था, लोड डिसाइड करता था। मानो आपको ये बोला जाए आपके मम्मी पापा नहीं, एक लोड होगा जो आपका मालिक होगा जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आपकी शादी किससे होनी है, तो फिर आप क्या करोगे, भाग जाओगे ना। तो ऐसा ही अब कुछ आगे लोड्स करने वाले। तो अभी तक हम स्टोरी पढ़ रहे थे फ्रांस की, और अब हम स्टोरी पढ़ेंगे इंग्लैंड की। सो इंग्लैंड में भी फ्यूडलिज्म आता है 11th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में वो फ्रांस में चल रहा है फ्यूडलिज्म, 11th सेंचुरी आते आते इंग्लैंड में भी आ जाता है। इंग्लैंड वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम एंजल लैंड, एंजल लैंड वर्ड था जिसको हमने अब डिमार्केट कर दिया इंग्लैंड। एंजल लैंड इसीलिए बोला जाते थे बिकॉज वहां पे दो कम्युनिटीज रहती थी, एंजल्स एंड सेक्सोन्स। सो एंजल्स एंड सेक्सोन्स यूज्ड टू लिव देयर, सेटल देयर, which was, that's why it was known as angel land. Then पहले इंग्लैंड एक कोल्ड कंट्री है बेटा, यू शुड रिमेंबर दैट इंग्लैंड इज अ कोल्ड कंट्री। लेकिन पहले वहां पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता था, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी होती थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता था, इसीलिए एग्रीकल्चरल पॉसिबल नहीं था। लेकिन 11th सेंचुरी से हम देखते हैं
इंग्लैंड में एनवायरनमेंट चेंज होना स्टार्ट होता है फ्रॉम 11th सेंचुरी, 5th से 10th सेंचुरी तक वेरी कोल्ड क्लाइमेट, इंग्लैंड का क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, और मैक्सिमम एरिया क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लिमिटेड। आप खुद सोचो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत ज्यादा सर्दी होगी, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया होगा, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो एग्रीकल्चर कम ही होगा ना, सो एग्रीकल्चर वाज वेरी लेस। लेकिन 11th सेंचुरी से हमें देखने को मिलता है दैट वार्म टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसने वार्म होना स्टार्ट कर दिया है, कि सर्दी कम होना स्टार्ट हो गई है और टेम्परेचर बढ़ने लग गया है। सो अब ज्यादा एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर वार्म होगा तो फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करेंगे, ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे, और फिर एग्रीकल्चर भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, बट इन स्टार्टिंग पीपल ऑफ इंग्लैंड यूज्ड टू डू प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग में 11th सेंचुरी के आसपास वो सिर्फ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करते थे। प्रिमिटिव मींस सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, टू सर्वाइव, सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए सिर्फ इतना एग्रीकल्चर करते थे कि मेरे को 5 बोरी गेहूं की जरूरत है तो मैं बस इतनी ही मेहनत करूंगा, ज्यादा ग्रो नहीं करूंगा, दैट इज प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। लेकिन बाद में वहां पे कुछ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज आ जाती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो इंप्रूव हो जाता है, जो इंडिया में भी काफी बाद में हुआ था, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। सो देखते हैं कि क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज आती है। आयरन टिप्ड प्लो, पहले एग्रीकल्चर में नॉर्मल प्लो यूज करते थे, प्लो हल को बोलते हैं, नॉर्मल प्लो वाज यूज, लेकिन अब कैसा प्लो आ गया, आयरन टिप्ड। और एक बात बताओ, एक लकड़ी की टिप है और एक आयरन की टिप है, ज्यादा नीचे तक कौन डिग आउट करेगा? लकड़ी वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन जो आयरन टिप्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो ज्यादा नीचे तक मिट्टी को खोद के निकाल सकता है। सो इट मींस इट वाज मोर यूजफुल। सो जो पहली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई एग्रीकल्चर में 11th सेंचुरी में इंग्लैंड में, इट वाज आयरन टिप्ड प्लो। देन एनिमल नेक हार्नेस, एनिमल को पहले नोज से बांधा जाता था, लेकिन बाद में एनिमल को बांधना स्टार्ट कर दिया हमने विद द हेल्प ऑफ नेक एंड शोल्डर, नेक और शोल्डर की हेल्प से हमने उसको टाई करना स्टार्ट कर दिया। देन हॉर्स शू, जो एनिमल्स को नीचे पैर में पहनाने के लिए आते हैं, दैट इज हॉर्स शू का पता चला, एंड हॉर्स शू यूज होने स्टार्ट हो गए, जिससे एनिमल्स के पैर अब नीचे से खराब नहीं होते थे। एंड इंक्रीज इन विंड एंड वाटर एनर्जी, हम विंड लगा के, विंड का यूज करके, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी का यूज करके हम इरिगेशन कर रहे थे, और हमने कुछ कैनाल्स भी बिल्ड कर लिए थे, मेन रिवर बॉडी से कुछ लोकल कैनाल्स हमने बिल्ड कर लिए थे। एंड पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग न्यू क्रॉप्स। सो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है, आयरन ट्रिप्ड प्लो, एनिमल नेक हार्नेस, हॉर्सशू, यूज ऑफ हॉर्सशू, इंक्रीज इन विंड एंड वाटर एनर्जी, विंड मिल जैसी चीजें, एंड देन न्यू क्रॉप्स। सो इन वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोमोटेड बाय किंग्स लॉर्ड्स एंड बाय हेल्पिंग पीजेंट्स। एग्रीकल्चर पहले इतनी सब चीजों के लिए पैसा पीजेंट के पास तो होता नहीं था, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट कौन करते थे, किंग्स और लॉर्ड्स, क्योंकि उन्हें पता था जितना ज्यादा एग्रीकल्चर पीजेंट करेंगे उतना ज्यादा उनको टैक्स और प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अब इस चीज को याद रखना कि अगर एग्रीकल्चर की सिचुएशन चेंज हुई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगा है, तो सीधी सी बात, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग कुछ टैक्स दे देंगे, कुछ अपने यूज के लिए रख लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका क्या करेंगे, उसको वो मार्केट में सेल करेंगे। मार्केट में क्या करेंगे, सेल, उसके साथ वो ट्रेड करेंगे। और जब वो ट्रेड स्टार्ट होता है तो उसी ट्रेड से स्टार्ट होता है हमारा फोर्थ ऑर्डर, दैट इज न्यू टाउन्स। पहले रूरल एरियाज थे, देखो ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज आने के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, इसका भी प्रोडक्शन बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि क्यों ना हम ट्रेड करें, तो ये ट्रेडिंग करने के लिए कॉमन पॉइंट डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे हर साल, हर जैसे हमारे यहाँ पे एनिमल्स के लिए पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, जहाँ पे एनिमल्स ट्रेडिंग होती है, वैसे ये ट्रेडिंग करने के लिए प्लेस पे आने लगते थे। और बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस जगह ही सेटल हो जाए, और इस अर्बन सेंटर का नाम दिया गया टाउन। ओके, सो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लेड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन प्लस टाउन्स एंड विलेज। एग्रीकल्चर इंक्रीज होता है, लोगों को ज्यादा खाने के लिए मिलता है, तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ती है, ज्यादा डेथ नहीं होती, प्लस टाउन्स एमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैंने ये बताया, टाउन्स स्टार्टेड एमर्जिंग। और ये टाउन्स एमर्ज क्यों हुए थे, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, लोग ट्रेड करना भी स्टार्ट करते हैं। फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज टाउन्स वर एमर्ज, मार्केटिंग करने के लिए, ट्रेड करने के लिए टाउन्स वर एमर्ज। और जहां पे लोग ने टाउन्स एमर्ज किए हैं, सो वहीं पे पीपल एस्टेब्लिश देयर ऑफिसेज, शॉप्स, होम्स एंड नियर अ चर्च। ओके, जहां पे लोगों को पता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आना है, टाउन यहाँ पे एमर्ज हो रहा है चर्च के आसपास, तो पीपल स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर ऑफिसेज, शॉप्स एंड होम्स।
ठीक है। और जिस एरिया में, देखो मैंने ऐसे बताया ना कि 4 एरिया है, यहाँ पे आते हैं ट्रेड करने, और ये वाली लैंड है, यहाँ पे टाउन एमर्ज हो गया, तो ये टाउन भी तो किसी लोड को बिलोंग करता होगा ना, ये लैंड तो किसी लोड की टेरिटरी में होगी। सो यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, शॉप लगा रहे हैं, ऑफिस लगा रहे हैं, दे यूज टू पे टैक्स टू द लोड। ओके, सो लैंड ऑफ टाउन टैक्स टू द लोड दैट इज ओनर ऑफ दैट लैंड। इस लैंड का जो ओनर होगा, लोड होगा, उसको ये सभी लोग टैक्स देते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टाउन्स एमर्ज होना स्टार्ट हो गए और फ्यूडलिज्म एंडेड। जो फ्यूडलिज्म होता है वो खत्म हो जाता है। चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, कि क्या मेन रीजंस थे जो फ्यूडलिज्म, जो पीजेंट और लोड के बीच में एक रिलेशनशिप होता था काम कराने के लिए, उसको फ्यूडलिज्म बोलते थे, और वो कैसे खत्म हो गया। राइट, नाउ मूविंग अहेड। नाउ peasants opted new occupations in towns, serfs ran away। अब जब टाउन्स एमर्ज हो गए हैं तो पीजेंट ने भी एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट ना होकर बाकी एक्टिविटीज करना भी स्टार्ट, लाइक गोल्ड स्मिथ, कोबलर, टेलर, ये सारे काम करना भी लोगों ने टाउन्स में आकर स्टार्ट कर दिया है। एंड सर्व्स रैन अवे। जो सर्व्स मैंने ऊपर क्या बताया था, इतनी हार्श सिचुएशन थी, तो सर्व्स क्या करते थे, भागकर टाउन में आकर छुप जाते थे। रूरल एरिया से भागकर आएंगे और कहाँ पे आकर छुप जाएंगे, टाउन्स में। और सर्व्स के लिए एक एग्रीमेंट होता था कि अगर सर्फ 1 साल से ज्यादा छुप जाता है अपने लोड से, तो उसके बाद वो फ्री पीजेंट डिक्लेयर हो जाएगा। सो वो 1 साल के लिए भागकर आकर कहां पर छुप जाते थे, टाउन्स में। ओके, नाउ टाउन्स वर बेस्ड ऑन स्किल बेस्ड वर्क स्टार्टेड इन द टाउन्स। स्किल के बेसिस पे, मैंने बताया ना, किसी को कोबलर का वर्क आता है, किसी को मेटल का काम आता है, किसी को गोल्ड स्मिथ का काम आता है, किसी को ब्लैक स्मिथ का काम आता है। सो नाउ स्किल बेस्ड वर्क, स्किल के बेसिस पे वर्क होना स्टार्ट हो गया था इन द टाउन्स। सो लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ के अब कुछ ध्यान बाकी एक्टिविटीज पे भी दिया, और स्किल बेस्ड वर्क स्टार्ट हुआ है तो लोगों को पैसा चाहिए। सो बैंकर्स एमर्ज्ड एंड लॉयर्स एमर्ज्ड। जो कुछ लोग पढ़े लिखे थे, दे एमर्ज्ड एज लॉयर्स, और लोगों को मनी प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए, ट्रेड और सब चीज को बूस्ट करने के लिए बैंकर्स एमर्ज्ड इन द सोसाइटी। एंड एट द सेम टाइम टाउन्स एमर्ज हो गए हैं, सो गिल्ड्स वर मेड। गिल्ड्स वर मेड। और बेटा गिल्ड्स किसको बोला जाता है, ग्रुप ऑफ क्राफ्ट पर्सन और आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के ग्रुप को, या गिल्ड को आप यूनियन समझ सकते हो, जैसे ट्रेडर्स की यूनियन होती है, वर्कर्स की यूनियन होती है, वैसे ही गिल्ड वर द ग्रुप्स ऑफ क्राफ्टमैन और द आर्टिस्ट। क्राफ्टमैन या आर्टिस्ट के ग्रुप को हम क्या बोलते थे, गिल्ड। और गिल्ड्स बन गए, ग्रुप्स बन गए आपस में। ट्रेडर्स ने एक ग्रुप बना लिया, ब्लैक स्मिथ ने एक ग्रुप बना लिया, आर्टिस्ट ने एक ग्रुप बना लिया, गोल्ड स्मिथ ने एक ग्रुप बना लिया। एट द सेम टाइम ट्रेड एक्सपेंडेड विद अदर लैंड। और अब इन्होंने सिर्फ अपने टाउन्स में ही नहीं, बाकी लैंड के साथ भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, लाइक अफ्रीका के साथ स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ये बात हो रही है अराउंड 12-13 सेंचुरी के आसपास की, वेयर दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेड। एट द सेम टाइम हम देखते हैं दैट कैथेड्रल टाउन्स एमर्ज। कैथेड्रल टाउन्स एमर्ज। कैथेड्रल टाउन्स क्या थे, बेसिकली वो टाउन्स जो कैथेड्रल चर्च के आसपास एस्टेब्लिश हुए थे। माने कैथेड्रल चर्च के आसपास जो टाउन्स एमर्ज हुए थे, उनको हम कैथेड्रल टाउन्स बोलते हैं। अब आता है कैथेड्रल चर्च किसे बोलते थे। सो डोनेशन टू द चर्च इंक्रीज। लोगों के पास पैसा आया, दे स्टार्टेड डोनेटिंग टू द चर्च। चर्च को डोनेट करना स्टार्ट कर दिया। चर्च के पास ज्यादा पैसा आ गया, चर्च साइज इंक्रीज। चर्च ने अपनी बिल्डिंग का साइज क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। अब लार्ज चर्च कैथेड्रल्स इन फ्रांस। अब फ्रांस में लार्ज, बड़े साइज के चर्च बनने लग गए हैं। पहले छोटे एरिया में बनते थे, अब चर्च के पास पैसा है तो बड़े एरिया में चर्च बनने लग गए हैं। एंड दीज लार्ज चर्च वर नोन एज कैथेड्रल टाउन्स। ऐसे समझो, लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने चर्च में डोनेट किया, चर्च ने उस पैसे को यूज करके अपनी बिल्डिंग को, चर्च की बिल्डिंग को बड़ा बनाया, और इन बड़ी बिल्डिंग के चर्च को क्या बोलते हैं, कैथेड्रल टाउन्स बोला जाता है इन फ्रांस। एंड दिस कैथेड्रल टाउन्स बिलोंग टू द मोनेस्ट्रीज। ये किसको बिलोंग करते थे, अलग अलग मोनेस्ट्री के अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते थे। एंड एरिया अराउंड दीज चर्चेज, इन चर्च के अराउंड, आसपास जो एरिया एमर्ज होता है, दैट एरिया वाज नोन एज कैथेड्रल टाउन्स। सॉरी, दैट एरिया वाज नोन एज कैथेड्रल टाउन्स। और ये चर्च बिकेम प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। लोग यहाँ पे आते थे वर्शिप करने, राइट, जैसे हम अपने पिलग्रिमेज सेंटर्स पे जाते हैं, सिमिलरली पीपल स्टार्टेड कमिंग हियर। देन प्रीस्ट कंडक्टेड असेंबलीज। प्रीस्ट ने असेंबलीज कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड कैथेड्रल बिल्ट विद गुड आर्किटेक्चरल डिजाइन। जो कैथेड्रल बनाए गए वो अच्छे आर्किटेक्चरल डिजाइन के साथ बनाए गए, क्योंकि अब चर्च के पास क्या आने लग गया था, पैसा। और पैसा आता है तो घर भी बड़ा बन जाता है, तो वैसे ही जब पैसा आया तो चर्च भी बड़े बनने लगे। उसके बाद आता है क्राइसिस। 14th सेंचुरी में क्राइसिस आते हैं यूरोप में। पूरे यूरोप में क्या जाते हैं,
क्राइसिस, माने पूरे यूरोप की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सो लेट्स फोकस ऑन द 14th सेंचुरी क्राइसिस। सडन चेंज इन द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा था, कोल्ड से हॉट हो रहा था, दोबारा सडनली उसने हॉट से कोल्ड होना स्टार्ट हो गया। अब दोबारा टेम्परेचर हॉट से कोल्ड हो रहा है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। सो सडन चेंज इन क्लाइमेट, अगेन नोट अगेन हॉट टू कोल्ड। देन फ्लड्स इंक्रीज, फ्लड्स आना स्टार्ट होगी, बाढ़ आना स्टार्ट होगी। सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज, इतने टाइम से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सो सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज, फेमाइन्स आना स्टार्ट हो गई, महामारी आना स्टार्ट हो गई। अब प्रोडक्शन कम हो गया है तो ट्रेड ऑल्सो रिड्यूस्ड, ट्रेड भी रिड्यूस हो गया। देन ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन इंक्रीज, एक बीमारी हो गई इंक्रीज होगी जिसको बोला जाता है प्लेग। और ये बीमारी किसकी वजह से होती है, ये डिजीज होता है बिकॉज ऑफ रैट्स, दिस डिजीज इज बिकॉज ऑफ रैट्स। सो रैट्स बहुत ज्यादा हो गए यूरोपियन सोसाइटी में, शिप्स के थ्रू इधर उधर आना जाना स्टार्ट हो गए सामान के साथ और पूरे लोकेलिटी में फैल गए। और रैट्स की वजह से क्या होना स्टार्ट हो गई, ब्यूबोनिक प्लेग डिजीज इन्फेक्शन, जिससे काफी सारा डेथ हुई। एंड देन सोशल अनरेस्ट इन अकड़, सोसाइटी में क्या आ गया, सोशल, सोसाइटी में अनरेस्ट आ गया। देखो क्योंकि पहले एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था, ट्रेड अच्छा हो रहा था, फ्लड नहीं थे, फेमाइन नहीं थे, लेकिन अब सारी चीजें आ गई, क्लाइमेट बदल गया, एग्रीकल्चर फ्लड्स आ गई, सोइल की फर्टिलिटी कम हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, फेमाइन्स महामारी आ गई, ट्रेड कम हो गया, प्लेग जैसे डिजीज आ गए। सो इस वजह से सोसाइटी में क्या आ गया, अनरेस्ट। एंड नाउ पीजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट द लॉर्ड, इस हार्ड सिचुएशन को देख के पीजेंट जो लॉर्ड के लिए काम करते थे, इन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द लॉर्ड। और इस वजह से फ्यूडलिज्म क्या हो जाएगा, अब एक ये रीजन बनेगा कि फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, क्योंकि पीजेंट को पता चल गया अपने राइट्स के बारे में। ठीक है, उसी टाइम पे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी आते हैं, जब पीजेंट लॉर्ड्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो लॉर्ड्स की पावर कम हो जाती है। ओके, सो पॉलिटिकल चेंजेस क्या है, 15th-16th सेंचुरी न्यू किंग्स एमर्ज, न्यू किंग्स ने एमर्ज होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, न्यू पावरफुल किंग्स आना स्टार्ट हो गए। देन मोर मिलिट्री डेवलपमेंट, किंग्स पावर में आया तो उसने अपने मिलिट्री को भी ज्यादा अच्छे से डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। फ्यूडलिज्म एंड वेसलेज एंडेड, जो फ्यूडलिज्म लॉयलिटी वाला काम था, पीजेंट और लॉर्ड का रिलेशन था, फ्यूडलिज्म एंड वेसलेज एंडेड। पावर मोर सेंट्रलाइज्ड, पावर क्या होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी, सारी पावर किसके पास चली गई, सारी पावर चली गई किंग के पास। देन किंग्स इम्पोज्ड टैक्स, और अब किंग्स ने ज्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया लोगों के ऊपर। माने पहले जो किंग होता था, फिर नोबल होता था और फिर पीजेंट होते थे ना, अब बीच में से नोबल को गायब कर दिया, डायरेक्टली पावर किसके पास आ गई है, किंग के पास। एंड सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड फ्रांस इवॉल्व रैपिडली, और जो सोसाइटी थी फ्रांस की और इंग्लैंड की, मतलब पूरे वेस्ट यूरोप की, बहुत रैपिडली इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई। अब आता है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। यूरोपियन सोसाइटी में, वेस्ट यूरोपियन सोसाइटी में फ्यूडलिज्म क्यों खत्म हो गया। नाउ फर्स्ट रीजन इज ब्लैक डेथ, दैट इज रिड्यूसिंग लेबर फोर्स। इन्फेक्शन आ गया प्लेग जैसा, जिससे बहुत ज्यादा डेथ हो गई, और डेथ हो गई तो लेबर फोर्स, जो लेबर थे, लोग जो पीजेंट थे, उनकी फोर्स, उनकी काम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई, और अब काम करने के लोग ही नहीं बचे तो लॉर्ड की फील्ड में काम करने कौन जाएगा। देन मनी बेस्ड इकोनॉमी, अब लोगों का ध्यान मनी पे चला गया, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए लोगों का ध्यान मनी पे चला गया, और पीजेंट ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया दैट इफ यू वांट अस टू वर्क इन योर फील्ड देन यू नीड टू पे। अब काम के बदले हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा दोगे तो पैसे से प्रोटेक्शन हम ले लेंगे। देन ट्रेड इंक्रीज, ट्रेड इंक्रीज हो गया तो फ्यूडलिज्म जैसी प्रैक्टिस अपने आप कम हो गई, क्योंकि लोगों ने रूरल एरिया से कहाँ जाना स्टार्ट कर दिया, टाउन्स में जाना स्टार्ट कर दिया। देन सेंट्रलाइज्ड मोनार्की प्लस पेड आर्मीज, अब पहले इसीलिए होता था कि प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब मोनार्की आ गई है, किंग रूल आ गया है, बीच में से नोबल को तो हटा दिया गया है, और अब जो मोनार्क आया, किंग आया है, वो अपनी खुद की पेड आर्मीज, पैसे दे के आर्मीज रखना चाहता है, क्योंकि अगर पैसे दे के आप लोगों से काम कराओगे तो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। एंड देन वीक नोबिलिटी, नोबिलिटी की पावर रिड्यूस हो गई, पीजेंट्स रिवोल्ट, पीजेंट ने नोबल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन एजुकेटेड सोसाइटी, सोसाइटी में थोड़ी एजुकेशन स्प्रेड होने लग गई और अवेयरनेस भी बढ़ गई। देन ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, लाइक लोगों का ऑक्यूपेशन जो काम था वो डाइवर्सिफाई हो गया, पहले सभी लोग सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, बट नाउ मोर पीपल स्टार्टेड डूइंग अदर एक्टिविटीज लाइक गोल्ड स्मिथ एंड ब्लैक स्मिथ्स। एंड न्यू आइडियाज इन सोसाइटी, सोसाइटी में न्यू आइडियाज एमर्ज हो गए लाइक ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म और एजुकेशन जैसी चीजें सोसाइटी में होने लग गई। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिनको आप नहीं छोड़ सकते, राइट। ड्राइंग की टेंशन मत लो, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिलेंगे वो क्लीन मिलेंगे।
थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम अपने चैनल को कैसे बेहतर और कैसे अच्छा बना सकते हैं, डू लेट मी नो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पूरी वीडियो जो आपको इसकी है ग्राफ की कहाँ पे मिल जाएंगी, नोट्स पीडीएफ ऑन टेलीग्राम लिंक दैट इज विंग्स एकेडमी लर्न एंड फ्लाई हाई, डिस्क्रिप्शन इन द that is link of the telegram channel in the description box. Take care, bye bye, जल्दी मिलते हैं with the next chapter. See you.